हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस लेक्चर में जो है हम लोग सांख्य नियंत्रण गुणात्मक हम लोग। तो सांख्य नियंत्रण गुणात्मक क्या होता है? तो मात्रात्मक सांख्य नियंत्रण के द्वारा जो है आरबीआई संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तरलता को नियंत्रित करता है। मात्रात्मक सांख्य नियंत्रण के द्वारा क्या करता है आरबीआई? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जो है नियंत्रित करता है, जबकि गुणात्मक सांख्य नियंत्रण के द्वारा जो है आरबीआई किसी विशेष क्षेत्र में तरलता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, आरबीआई सांख्य नियंत्रण में आरबीआई निम्न उपकरण का उपयोग करते हैं। पहले देखिए कि सांख्य नियंत्रण गुणात्मक क्या होता है। सांख्य नियंत्रण गुणात्मक में क्या होता है कि देखिए सांख्य नियंत्रण दो तरह का किया जाता है, एक गुणात्मक और एक जो है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक सांख्य नियंत्रण जो है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है, यह भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जबकि गुणात्मक सांख्य नियंत्रण जो है किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, वह तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो गुणात्मक सांख्य नियंत्रण को आरबीआई निम्न उपकरणों के माध्यम से कर सकता है। कौन कौन सा है? तो पहला है मार्जिन आवश्यकता या चयनात्मक सांख्य नियंत्रण। पहला क्या है? तो मार्जिन आवश्यकता या चयनात्मक सांख्य नियंत्रण। दूसरा है सांख्य की राशनी। तीसरा है नैतिक दबाव। चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि मार्जिन आवश्यकता क्या होता है। ठीक है, तो पहले पे हम लोग मार्जिन आवश्यकता और चयनात्मक सांख्य नियंत्रण को देखेंगे। कहता आरबीआई जो है सभी बैंकों को उधार वितरण करने में एक निश्चित मार्जिन रखने का निर्देश दे सकता है। कहता आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को जो उधार देने की जो एक सीमा होता है, उसकी मार्जिन को जो है निश्चित रखने का निर्देश दे सकता है। तरलता कम करने के लिए जो है आरबीआई मार्जिन आवश्यकता में वृद्धि कर सकता है और तरलता को बढ़ाने के लिए जो है आरबीआई मार्जिन आवश्यकता में कमी कर सकता है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर तरलता को कम करना है तो आरबीआई क्या करता है, तो मार्जिन को वृद्धि करता है। ठीक है, वही जो है बाज़ार में तरलता को बढ़ाना होता है तो आरबीआई जो है मार्जिन को कमी करता है। ठीक है, साख की राशनी। अगला है साख की राशनी। इसके द्वारा अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत जो है आरबीआई बैंकों को निष्पादन के आधार पर ऋण प्रदान करता है। साख की राशनी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत आरबीआई जो है बैंकों को उसके निष्पादन के आधार पर ऋण प्रदान करता है। अगला है नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव जहां आरबीआई समय समय पर बैंक अधिकारियों को सम्मेलन करता है, यानी समय समय पर जो है आरबीआई बैंकों के अधिकारियों को मीटिंग करता है और उसके बैंकों के दिशा निर्देश से अवगत कराता है और उसको पालन करने का सुझाव देता है। और अगर यह पालन जो है नहीं करता है कोई बैंक, तो उसके पास प्रत्यक्ष कार्यवाही के अनुसार उसे जो है आर्थिक जुर्माना कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही में क्या बोलता है कि यदि कोई बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है तो आरबीआई उस पर जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है, जिसके अंतर्गत आरबीआई उन पर आर्थिक जुर्माना लगा सकता है तथा उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ठीक है, अगला है
आरबीआई द्वारा अपनाया गया स्टैंस, सॉरी, यानी आरबीआई द्वारा जो है अपनाया गया स्टैंस कौन है? आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में 3 प्रकार का स्टैंस को अपनाता है। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति में 3 प्रकार का स्टैंस अपनाता है। पहला है एकोमोडेशन स्टैंस, दूसरा है कैलिब्रेशन स्टैंस यानी और तीसरा है न्यूट्रल स्टैंस। तो आरबीआई द्वारा बनाए गए मौद्रिक नीति की समीक्षा मौद्रिक नीति कमेटी द्वारा वर्ष में जो है 6 बार यानी हर दूसरे महीने पर की जाती है। ठीक है, आरबीआई द्वारा बनाया गया जो मौद्रिक नीति है उसका समीक्षा कौन करता है? तो मौद्रिक नीति कमेटी करता है और यह जो है वर्ष में 6 बार करता है यानी हर दूसरे महीने में करती है। अगला है एकोमोडेशन स्टैंस। एकोमोडेशन स्टैंस में क्या होता है कि आरबीआई वर्तमान में जो है ब्याज दर को स्थिर रखता है तथा यह संकेत देता है कि भविष्य में वह ब्याज दर में कटौती या कमी कर सकता है। ठीक है, आगे है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन में क्या करता है कि आरबीआई वर्तमान में ब्याज दर को सीमित रखता है, स्थिर रखता है तथा यह संकेत देता है कि भविष्य में वह ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। अगला है न्यूट्रल स्टैंस। न्यूट्रल स्टैंस में क्या करता है? आरबीआई वर्तमान में ब्याज दर को स्थिर रखता है तथा वह संकेत देता है कि भविष्य में वह ब्याज दर में वृद्धि या कमी दोनों कर सकता है। ठीक है, देखिए आरबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है धाराएं हैं आरबीआई अधिनियम 1934 से रिलेटेड। तो ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें धारा 3, यह इसकी विशेषता है कि आरबीआई का स्थापना हुआ। धारा 3 के अंतर्गत ही आरबीआई का स्थापना हुआ। धारा 4 जो है यह बैंकों के पूंजी से रिलेटेड है। धारा 7 जो है यह आरबीआई गवर्नर से परामर्श करके सरकार जनहित में आरबीआई को सुझाव दे सकती है जो आरबीआई के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, यह जो है धारा 7 जो है यह आपको यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है धारा 8, यह बोर्ड ऑफ गवर्नर। धारा 8 जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 जो है गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आदि होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आरबीआई में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है बैंक ऑफ डायरेक्टर द्वारा लिया जाता है। अगला है धारा 17। धारा 17 जो है सरकार के ऋण निदान कार्यक्रम का संचालन करता है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। धारा 17 जो है सरकार के ऋण निदान कार्यक्रम का संचालन करता है केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। अगला है धारा 22, नोट जारी करने का अधिकार। धारा 22 जो है किससे रिलेटेड है? तो नोट जारी करने का अधिकार है। अगला है धारा 45 जेड-बी, यह जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण से रिलेटेड है। धारा 45 जेड-बी जो है किससे रिलेटेड है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण से। अगला है धारा 47। धारा 47 जो है आरबीआई का अधिशेष स्थानांतरण से रिलेटेड है संसार को, यानी सरप्लस ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर कर रहे हैं, तो अभी यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।